हमारे देश में अब नेता गपोड़ी हो गए और इस दलदल से जिसको निकालना था वही हमारे सर पैर कंधे पे पैर रख रहा है। बच्चों के खेलने के ग्राउंड यदि आप बेच रहे हैं तो फिर इतना बड़ा पार्लियामेंट बनाने की जरूरत क्या थी। तो रेलवे जब प्राइवेटाइज होगी, स्टेशन प्राइवेटाइज होंगे तो ये इसका दोहन जो है वो पैसेंजर से होगा। जिन्होंने खरीदा है वो प्रॉफिट के लिए खरीदेंगे, लॉस का धंधा करने वाले व्यापारी हमारे देश में है नहीं। 310 लाख करोड़ के लिए और क्या क्या बिकेगा आप देख लीजिए और क्या क्या बचा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखड़े तोलता भी है। इस बार तुलेगी अर्थव्यवस्था, तुलेगी फाइनेंस मिनिस्टर, तुलेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे। प्रधानमंत्री के लाल किले के दिए हुए भाषण के कुछ अंश और फिर वित्त मंत्री ने जो ऐलान किया वो, ये सब मैं जब एक पटरी पर बिठाता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे वो मेल बैठते नहीं दिखता। तो या तो कोई तो भी गप मार रहा है। हमारे देश में अब नेता गपोड़ी हो गए, लेकिन कितना झूठ बोल सकते हैं और कितना आंकड़ों के साथ गलत खेल सकते हैं ये आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। और यदि ये गप नहीं है, आंकड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं है, तो हमारा देश भयावह एक ऐसे संकट में फंसने जा रहा है जिसका एक फैंटेसी जिसको कहते हैं हम, कि आने वाले जैसे 500 साल बाद विश्व कैसा रहेगा, ऐसा जो सोच सकते हैं तो कम से कम हम ये तो सोच सकते हैं कि 10 साल बाद इस देश की स्थिति क्या होगी। ये कुछ दृश्य आपके सामने ला रहा हूँ। सबसे पहले चलते हैं लाल किले पे। लाल किले पे प्रधानमंत्री जी ने 75 साल देश को आज़ाद हुए इसके उपलक्ष्य में आज़ादी का जश्न शुरू किया और उन्होंने कहा कि मैं 100 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना की घोषणा करता हूं। मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत सुना, फिर से मैंने उसको रिपीट किया तो 100 लाख करोड़ ही था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये ऐसा कैसा हो सकता है, ये पुराना भाषण तो नहीं। फिर मैं 2020 के भाषण में गया, उसमें सुना, उसमें 1,10 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर और पाइपलाइन की घोषणा थी। मुझे लगा कि ये 2020 में 100 लाख, 2021 में 100 लाख, 2019 में तो कुछ नहीं किया। 2019 में जब देखा मैंने तो 2019 में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पे 100 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा की। 2020 में 110 लाख करोड़ की घोषणा की और फिर 2021 में 75वें हमारे आज़ादी के जन्मदिन के जश्न पर फिर से 100 लाख करोड़ की, यानी 3 सालों में 310 लाख करोड़ की योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, अब जो लागू होने वाली है। हो सकता है ये योजनाएं 100 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, ये हो जाता है। ये आंकड़े हमें बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन 135 करोड़ का जब देश है तो उसमें ये ठीक होता है। फिर मैंने बजट देखा, हमारा बजट ही 35 लाख करोड़ का है। तो 3 साल का बजट मिलके भी 1 साल की घोषणा पूरी नहीं होती, और वो पूरा का पूरा बजट यदि इंफ्रास्ट्रक्चर पे दे तो फिर मुझे लगा कि कहीं पैसे की व्यवस्था कर रहे होंगे। हो सकता है प्रधानमंत्री बड़े हैं, उनका विश्व के नेताओं के साथ ऐसा संबंध है कि कंधे पे हाथ रख के बराक बोलते हैं और ट्रंप को और अमेरिका में चुनाव में भी अपना सिक्का जमाने का प्रयास करते हैं। विश्व के सभी बड़े बड़े नेता उनसे सामने आके मिलते हैं। तो हो सकता है अपने व्यक्तिगत संबंधों को देखते हुए कुछ इधर उधर से पैसा बटोर के लाए, तो 310 लाख करोड़ उनके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम विश्व की अर्थव्यवस्था से यदि 310 लाख करोड़ रुपए ले आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे देश में तो हम 35 लाख करोड़ के तो बजट वाले हैं, हमारे लिए तकलीफ का मामला है। उसके बाद एक 8 दिन के अंदर वित्त मंत्री ने घोषणा की और घोषणा की कि सरकार अब 6 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य है। तो मुझे लगा जब 600 लाख करोड़ की घोषणा यूं ही हो जाती है तो 6 लाख करोड़ तो जुटाने के लिए यूं ही फूंकार कहीं फू कर दे तो आ जाए पैसे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये 6 लाख करोड़ मात्र कहां से आएंगे। फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि 26,700 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का नेटवर्क लीज पे देके या बेच के 1 लाख करोड़ इकट्ठा होंगे। फिर
रेलवे स्टेशन 490 ट्रेनें, कोंकण रेलवे और ये तमाम बाकी रेलवे पे तो मैं अलग से आऊंगा क्योंकि हम सब रोजमर्रा का काम है। ये लीज पे दिया जाएगा। 28,608 किलोमीटर ट्रांजिट लाइन से 42,000 करोड़ इकट्ठा होगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक की लाइन है ये भी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक जनरेशन का जो हमारे प्लांट है उनको बेच के 39,000 करोड़ इकट्ठा किए जाएंगे। 86 लाख किलोमीटर का जो फाइबर नेट है, जो 3G 4G चलते हैं, जो केबल नेट जो नीचे डाला हुआ है, 86 लाख किलोमीटर का भारत का यह देश का अपनी मिल्कियत बेच के और साथ में 14,917 टावर, जो टावर होते हैं ना मोबाइल के, वो बेच के 35,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। गोडाउन और कोल माइंस ये बेच के 29,000 करोड़ और उसके बाद 8,154 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन, ये जो गैस ट्रैवल करती है, भारत देश हमारा जब कहीं से गैस लाता है तो वो पाइप से आता है, तो उससे करीब 24,000 करोड़ रुपए उससे लिए जाएंगे। उसके बाद 3,930 करोड़ की पाइपलाइन जिसमें क्रूड ऑयल फ्लो करता है, निकलता है क्रूड ऑयल इधर से उधर भेजने के लिए, वो 22,000 करोड़ उसके इकट्ठा हो जाएंगे। एयरपोर्ट्स बेच के 20,000 करोड़, समुद्री के जो समुद्र के पोर्ट्स होते हैं वो बेच के करीब 12,000 करोड़। 2 नेशनल स्टेडियम जिसमें दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी है, 2 रीजनल सेंटर्स बेच के 14,450 करोड़। 7 रेसिडेंशियल कॉलोनी जिसमें सरोजनी नगर और नवरोजी नगर का जो अपने सरकारी कर्मचारी जिस कॉलोनियों में रहते हैं उसको तोड़ के जो रीडेवलपमेंट होगा वो, और 240 एकड़ गिटोरनी में जो जगह है सरकार की वो बेच के करीब 1,500 करोड़ रुपए आएंगे। और मैंने कहा था कि मैं रेलवे पे जरा विस्तार से आऊँगा क्योंकि रेलवे आम लोगों की हमारी ज़िंदगी के रोज से जुड़ा है रेलवे का। तो रेलवे जब सरकार ने लीज पे देने का शुरू किया, जब प्राइवेटाइजेशन शुरू किया, तो सबसे पहले भोपाल का हबीबगंज स्टेशन दिया था 50 साल के लिए, लेकिन जिसने भी लिया उसने 2 महीने के अंदर वो 50 साल की लीज 100 साल की करवा ली, मतलब 99 साल की करवा दी। तो अब रेलवे के जो भी चीज़ें हैं वो अब 99 साल के लीज पे मैंने मतलब 100 साल के लिए, अब जो गया वो हमारे होते हुए और हमारे बच्चों के होते हुए तो वापस नहीं आएगा। उसमें 400 स्टेशन है, 90 पैसेंजर ट्रेन है, 1400 किलोमीटर का ट्रैक है, रेलवे का ट्रैक भी बेच रहे हैं। पहाड़ी इलाकों की रेलवे संचालन भी प्राइवेट कंपनियां करेगी जिसमें कालका, शिमला, दार्जिलिंग, नीलगिरी, माथेरान और कोंकण रेलवे है। 265 गुड्स शेड है, जो सामान रखने के जो शेड्स है रेलवे के वो भी दिए जाएंगे। 673 किलोमीटर DFC भी निजी क्षेत्र को जाएगी। चुनिंदा रेलवे कॉलोनी, 15 रेलवे के स्टेडियम भी बेचे जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि सरोजनी नगर और ये नवरोजी नगर की जो कॉलोनियाँ हैं वैसे ही रेलवे की कॉलोनी भी 15 दी जाएगी। और ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रेलवे का यदि उदाहरण के तौर पे आप ले तो रेलवे जब बिकेगी, देखिए एयरपोर्ट पे जब एयरपोर्ट प्राइवेटाइज्ड हो गए तो अब हर टिकट पे 500 रुपये एयरपोर्ट चार्ज लगता है। ऐसा चार्ज फिर आपके रेलवे स्टेशन पे भी लगेगा आपके टिकट पे। रेलवे कितनी महंगी होगी, रेलवे पे आपको यदि पता नहीं तो मैं बताऊं, 200 रुपये का एक प्लेट ढोकला एयरपोर्ट पे मिलता है, जिस ढोकले की कीमत 5 से 6 रुपये है, और दिल्ली के किसी रेस्टोरेंट में 50 रुपये का मिलता है। वो ढोकला एयरपोर्ट पे 200 रुपये का मिलता है एक प्लेट। जब हमने पूछा 200 क्यों, तो उन्होंने कहा कि जो दुकानें हैं ये बहुत ऊंची कीमत पे और ऊंचे रेंट पे है, इस वजह से वो तो खर्चा आप ही से निकलेगा। तो रेलवे जब प्राइवेटाइज होगी, स्टेशन प्राइवेटाइज होंगे, तो ये इसका दोहन जो है वो पैसेंजर से होगा। अब इस बेचने में हुआ क्या है, इस बेचने में सरकार के पास पैसा आ गया। सरकार का क्या गया, जिन्होंने खरीदा है वो प्रॉफिट के लिए खरीदेंगे, लॉस का धंधा करने वाले व्यापारी हमारे देश में है नहीं। इसमें सिर्फ लॉस है वो जनता का। जनता का लॉस इसलिए है कि ये जो तमाम चीजें जाएगी, कल क्रूड महंगा होगा, गैस महंगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी क्योंकि ये लाइनें गई है, टोल ज्यादा महंगे होंगे क्योंकि अब ये हाईवे जा रहे हैं, ट्रेन के टिकट महंगे होंगे, बोला जाएगा कि रखरखाव के चक्कर में अच्छी ट्रेन चाहिए तो ज्यादा पैसा देने पड़ेंगे, इस नाम से आपको ट्रेन का टिकट भी महंगा होगा। और वो गरीब जो 5 किलोमीटर दूर से अपना खेत की सब्जी लेके ट्रेन से आते थे, उनके लिए ट्रेन अब एक सपना हो जाएगा। ये मुझे भविष्य दिखता है क्योंकि मुझे इस सरकार ने जो 2014 में किया उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये ऐसा ही हुआ है।
जब ये ऐसा हुआ है तो आने वाले समय भी ऐसा होगा। तो ये तमाम चीजें जो है ये कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे कुचक्र की तरफ ले जा रही है कि जिससे उभरना मुश्किल हो जाएगा। और ये इतनी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये बेच के मात्र 6 लाख करोड़ इकट्ठा हो रहे हैं। तो 310 लाख करोड़ के लिए और क्या क्या बिकेगा आप देख लीजिए, और क्या क्या बचा है मुझे समझ में नहीं आता। क्या आने वाले 10 साल बाद ये समय ऐसा आएगा कि यदि हम पार्क में जाएंगे घूमने तो हमको ये बोला जाएगा कि पहले आपका बीपी चेक करो, आपका ऑक्सीजन कितना लेते हैं ये देखना दो। ओहो, 1 मिनट में आप इतना ऑक्सीजन लेते थे, आधा घंटा आप इतने घूमे हैं पार्क में तो आपने इतना ऑक्सीजन लिया होगा। तो ये ऑक्सीजन चार्जेस पार्क से आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि पार्क किसी ना किसी को बेच देंगे। आने वाले समय में बेचना ही पड़ेगा यदि 310 लाख करोड़ इकट्ठा करने हैं तो। और 310 लाख करोड़ ये कोरी गप है। प्रधानमंत्री ने मात्र एक जुमले के तौर पे बोला होगा लाल किले से, तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देश के पास पैसा नहीं है। लाखों की तादाद में फैक्ट्रियां और इन कंपनियां बंद हो गई है। करीब करीब 8 करोड़ लोग बेरोजगार होने की बात है। और ये अभी हाल ही में जो संसद का सेशन समाप्त हुआ उसमें वित्त मंत्री ने दिए हुए आंकड़े हैं, ये मेरे अपने आंकड़े नहीं है। हम एक ओलंपिक का एक गोल्ड मेडल मिलने पर पूरा देश इतराता है और नाचने लगता है, फिर हम अपने आप को शर्म महसूस करते हैं क्योंकि 135 करोड़ में हम एक ही मेडल गोल्ड मेडल ले आए हैं। फिर बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, नेता कहते हैं कि बस अगली बार हम ओलंपिक में ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जिस देश के स्टेडियम प्राइवेट सेक्टर को बेचे जा रहे होंगे उस देश में क्या गोल्ड मेडल लेने वाले खिलाड़ी पैदा होंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल। हमारी अर्थनीति कहाँ जा रही है, आर्थिक व्यवस्था कहाँ जा रही है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई वर्ल्ड बैंक भी कहता है, सभी कहते हैं कि आप एसेट बेच के पैसा इकट्ठा करो और पैसा लोगों को दो। 20 लाख करोड़ का कोविड 1 का पैकेज वो लोगों के पास चला गया। लाखों करोड़ लोगों को देने की बात करती है सरकार। मनरेगा में पैसा पंपिंग हुआ, सरकार अनाज बांट रही है 80 करोड़ परिवार को। वो भी एक आंकड़ा गलत ही मुझे समझ में नहीं आता, उस पर भी मैं बोलूंगा आपको। अभी किसानों को पैसा जा रहा है, तो फिर मार्केट में क्रय शक्ति क्यों नहीं बढ़ रही? इसका कारण सरकार के नीतियों पे और सरकार पे लोगों का अविश्वास। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि जितनी नोटबंदी के पहले कैश यानी नकदी लोगों के पास थी उससे ज्यादा नकदी अभी है। फिर नकदी की किल्लत क्यों है, कैश क्रंच क्यों है? ये सब इसलिए है कि लोगों का बैंकों पे नहीं, लोगों का धंधे पे नहीं, लोगों का एक दूसरे पे नहीं, लोगों का सरकार पे ऊपर विश्वास नहीं। क्योंकि सरकार हम नहीं बता पाते कि कल क्या होगा। जीएसटी की यदि बात करूं तो जीएसटी के किसी भी व्यापारी को पूछो तो उसको यही पता नहीं है कि अगले जीएसटी के मीटिंग में किस पे टैक्स बढ़ेगा, किस पे कम होगा। जीएसटी लागू होकर करीब करीब 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक जीएसटी में ट्रायल एरर मेथड चल रही है। क्या देश ऐसा चलेगा? हम एक भयावह कुचक्र में रोज अंदर अंदर घूमते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। एक दलदल है और इस दलदल से जिसको निकालना था वही हमारे सर पैर कंधे पे पैर रख रहा है। जो हम अपना वजन नहीं सहन कर पा रहे उस दलदल में, अब उनका वजन भी सहन करना पड़ रहा है। तो हमें तो दलदल में घुसना, मौत तो सामने दिख रही है। 1400-1500 करोड़ रुपए यदि स्टेडियम बेच के आपको मिल रहे हैं तो फिर 1300 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा बनाने की जरूरत क्या थी? बच्चों के खेलने के ग्राउंड यदि आप बेच रहे हैं तो फिर इतना बड़ा पार्लियामेंट बनाने की जरूरत क्या थी? क्या प्रधानमंत्री का आवास अभी उनको छोटा पड़ रहा था? क्या इसके पहले देश के तमाम प्रधानमंत्री उस आवास में नहीं रहे हैं? क्या इस पार्लियामेंट ने यही इस देश को कई सक्सेसफुल प्रधानमंत्री नहीं दिए हैं कि यूं ही किसी एक पंडित ने कह दिया कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये गोल्ड बिल्डिंग ठीक नहीं है आपके लिए, तो आप बिल्डिंग तोड़ के नई बिल्डिंग बनाने चल रहे हैं? ये तुगलकी फरमान नहीं तो क्या? और ये सवाल पूछने पड़ेंगे। कम से कम जो भी आपके जनप्रतिनिधि है उनसे पूछिए, 6 लाख करोड़ में आप इतना बेच रहे हैं तो 310 लाख करोड़ 3 साल के इकट्ठा करने में आप और क्या क्या बेचोगे? तो इसका जवाब उनसे निकलेगा। या जवाब नहीं दे पाए तो अगली बार वोट मांगने के लिए मत आइए, ये कहिएगा उनको। 80 करोड़ परिवार को अनाज मिल रहा है। मैं ये मानता हूं कि इस परिवार में सिर्फ पति पत्नी ही है। यदि ये मैं मानूं कि इस परिवार में ना बच्चे हैं ना बूढ़े हैं, सिर्फ पति पत्नी है 2, तो 80 करोड़ परिवार के मायने होते हैं 160 करोड़ लोग। मुझे यही नहीं समझ में आता है 135 करोड़ में 160 करोड़ कैसे आ गए? या तो सरकार का आंकड़ा गलत है या सरकार फिर गप कर रही है। चुनाव में जुमले देना बात अलग है। लाल किले की एक अहमियत है। लाल किला ये हर एक के दिल में इतना बसता है। आजादी का जश्न वहां से शुरू होता है। लाल किले से हमारी आजादी शुरू होती है। यदि पार्लियामेंट और लाल किले में झूठ बोलना शुरू कर दें तो फिर हम सच ढूंढे तो ढूंढे कहां?
ये बहुत बड़ा सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं दोस्तों। मैं तो तोलते तोलते मेरा तराजू टूटने के कगार पे है इन लोगों को, क्योंकि मेरे तराजू की भी झूठ तोलने की एक उसकी मर्यादा है। ये बात मैंने आपके सामने रखी। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तमाम लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि हमारे नेता जब कुछ बोलते हैं तो वो सारी बातें जुमले हो जाते हैं, क्योंकि अब किसी भी जगह का कोई महत्व इनके कम से कम दिल में नहीं है। हम लोग तो हर जगह को पूछते हैं। आज इतना ही, फिर आऊंगा अगली बार किसी नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा हिंद वॉइस।